हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, जैसा कि आप सभी मेरी इस बात से अवगत ही हैं और जान भी रहे हैं कि अभी हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए मेक आईएएस के जो कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज है उसके मतलब कि दो वीडियो में हमने 60 प्रश्नों को हल किया और कहीं ना कहीं हमने उसको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज एक तरीके से आपको हल कराया। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो उसी की श्रृंखला में मित्रों, आज यह हमारा उसी फर्स्ट टेस्ट सीरीज के मतलब कि तीसरा वीडियो है जो कि 61 नंबर क्वेश्चन से होगा। और आज मैं थोड़ा सा हल्का सा फास्ट चलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। बट जिनको पढ़ना है उन्हें तो देखना ही पड़ेगा। अगर मैं उनके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने गर्मी में पसीने बहा करके अगर मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। बाकी जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए 5 मिनट की भी अगर वीडियो होगी तो वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग सीरियस हैं वो लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से धार दे सकें, ठीक है ना, उसके लिए मैं एक छोटा सा यह प्रयास कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है। तो आज मैं पूरा 150 का 150 क्वेश्चन इस वीडियो में चाहे कितना भी बड़ा हो मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद कब संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो मित्रों याद रखिएगा कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब कि फरवरी 1948। याद रखिएगा 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत के संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, लास्ट में लिखा होता है। तो यह हम करेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। और याद रखिएगा मित्रों कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तब वहां पे हो जाता 26 जनवरी 1950। तो ये दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन फंसाने वाले बनते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों। और अगर हम देखें तो 24 जनवरी 1950 को लगभग जो कि 11 अधिवेशन हुए थे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा अधिवेशन जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ जिसको हम बोलते हैं 12वां अधिवेशन। इसको गिनती हम नहीं करते हैं। इसी दिन क्या हुआ कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनके हस्ताक्षर किए गए। तो उस दिन शामिल कितने सदस्य थे? तो टोटल 284। इस पे याद रखिएगा। और आपने जब देखा होगा कि संविधान सभा का जब गठन होता है तो उसमें 389 होते हैं, मतलब कि 284 सदस्य ही क्या करते हैं? सिग्नेचर कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए कथन और कारण वाला है। और याद रखिएगा इस प्रश्न को 4-5 प्रश्न इसमें का यूपी पीसीएस देता है, ये उसका फेवरेट एरिया है। तो थोड़ा सा इस पे आपको कंसंट्रेशन बना करके रखना है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है इसमें 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात कह रहा है। दूसरा कारण इसमें कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है ना मित्रों। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा कि ए और आर, मतलब कि कथन और कारण दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही दिया गया है। आइए हम बताते हैं आपको क्या होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ और जो 26 नवंबर 1949 होता है उस दिन हम अपने संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें कुछ अनुच्छेदों को, लगभग 10-15 अनुच्छेदों को बस लागू करते हैं, लेकिन पूर्णतः लागू कब करते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को। स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरी चीज, जब कांग्रेस का आप अधिवेशन देखेंगे कि जो 1930 में हुआ था उसमें क्या किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने की बात किया गया था।
ठीक है। तो इस नाते ये दोनों का दोनों सही है और दोनों कहीं ना कहीं संविधान से रिलेटेड है, इसलिए स्पष्टीकरण भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कब भारतीय संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब देखिए, तो कब समाप्त हुआ मित्रों, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि आपने देखा कि 24 जनवरी 1950 को जो कि 12वां मीटिंग होती है उसमें 284 सदस्यों का सिग्नेचर होता है और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया संविधान को लागू कर दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, थोड़ा थोड़े चीज़ों में इन्होंने फंसाया है और यहीं पे हम गलतियां करते हैं। अगर हम अपना आसान प्रश्न सही कर दें तो हम सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है ना, टफ तो सबके लिए टफ होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कुल 20 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। मित्रों याद रखिएगा कि यह ऑप्शन हो जाएगा गलत। और क्यों गलत होगा मित्रों, क्योंकि मूल संविधान में अगर आप देखेंगे तो 20 भाग नहीं 22 भाग थे और बाकी 395 ही अनुच्छेद थे और अनुसूचियां 8 थीं। लेकिन अगर आपसे वर्तमान संविधान की बात करता है तो वर्तमान संविधान में भी कहीं ना कहीं 22 भाग ही हैं, लेकिन अब उसकी सब कैटेगरी में जुड़ करके 25 हो गए हैं। तो जैसा ऑप्शन देगा उसके अनुसार आपको जाना है। और लगभग अनुच्छेद अगर हम देखें तो 395 जो अनुच्छेद हैं उनकी सब कैटेगरी में जोड़ते हुए संशोधन करते हुए लगभग 465 के करीब में अनुच्छेद हो गए हैं। और अनुसूचियां तो आपको पता ही है कि 12 टोटल अनुसूचियां इस समय वर्तमान में हो गई हैं, तो ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस नाते यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 66 नंबर कि निम्नलिखित किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो आइए देख लेते हैं हम कि किस समिति की अध्यक्षता की गई। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे मित्रों कि इसमें आपका प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया है उसमें आप फंस जाएंगे। तो याद रखिएगा कि वित्त एवं स्टाफ समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये आपको एक नया प्रश्न मिल गया, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि ये किसी किताब में जल्दी आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के और वित्त एवं स्टाफ समिति के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज आगे आपको यहीं बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद की एक और समिति से इनका संबंध था, संचालन समिति से। ठीक है, और एक और समिति थी जो तदर्थ झंडा समिति थी, उससे भी ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये 4 समितियों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं कि प्रत्यय पत्र संबंधी समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर जो कि 67 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है मित्रों, सूची 1 को सूची 2 से आप मिलाइए। ठीक है ना, तो आइए मिलाते हैं। चलिए, इसमें मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए जो होगा ये सही होगा। जिन लोगों को समझना नहीं है बस ऑप्शन देखना है वो लोग देख लें, ठीक है, और आगे बढ़ जाएं। बाकी जिनको समझना है वो रुके रहें। चलिए अब देखते हैं कैसे। अगर आप देखेंगे मित्रों तो जो आवास समिति थी, आवास समिति की अध्यक्षता किया था जो पट्टाभी सीतारामैया जी ने। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि कार्य संचालन समिति तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो के.एम. मुंशी जी। और तीसरा है कि मूल अधिकार उप समिति, तो इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा कि जे.बी. कृपलानी जी ने की थी। और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति की अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर जी ने किया था। तो ये इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है ना, जैसे आवास समिति नई मिली आपको इसमें, ठीक है, तो इसको आपको याद कर ले जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 68 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है कौन नहीं है की बात कर रहा है, तो सुमेलित है बताना है हमें।
तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के सभी सुमेलित होंगे। मतलब कि राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल होंगे और मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के जेबी कृपलानी होंगे। याद रखिएगा, दो उप समिति थी किसकी, मौलिक अधिकार संबंधी समिति की, और उसके मेन जो सबसे बड़ी समिति यही थी, ये भी याद रखिएगा। तो जो मौलिक अधिकार संबंधी समिति थी उसके मेन तो थे वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो उसकी दो उप समिति थी जिसमें मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति थी उसके जेबी कृपलानी थे। और आप इसी में आपको मैं बता दूं कि जो जैसे कि एक अल्पसंख्यक वाला था उसमें क्या थे, एच.सी. मुखर्जी थे जो उप समिति थी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको यहां से जानने हैं। चलिए 69 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये नया प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है, इसको अच्छे से रट जाइएगा। तो याद रखिएगा कि गोपीनाथ बारदोलोई इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा फिर से, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपीनाथ बारदोलोई जी थे। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं मित्रों। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आइए अब देख लेते हैं। पहला कह रहा है इसमें मित्रों कि अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्र को छोड़कर संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष तो यह ए.वी. ठक्कर थे। ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ सही नहीं पूछा है, लेकिन अभी असम को लेकर के पूछता तो पीछे जो आपको मैंने बताया था कि गोपीनाथ बारदोलोई सही हो जाते। दूसरा कह रहा है कि संघीय शक्ति संबंधी समिति, तो ये जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही बात कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि संघीय संविधान समिति, तो याद रखिएगा ये राजेंद्र प्रसाद इसके नहीं होंगे, इसके भी जवाहरलाल नेहरू होंगे। और प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, ये सही दिया है। चलिए 71 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 71 नंबर जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा मित्रों कि इसमें ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सुमेलित नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि संविधान सभा के टोटल 11 सत्र हुए थे, मतलब कि 11 मीटिंग हुए थे। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 को जो होता है वो विशेष सत्र होता है, उस दिन विशेष मीटिंग बुलाई जाती है, उसको हम लेकर के 12 बोल देते हैं। ठीक है ना, टोटल 12। तो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपको इसमें टिक करना है। लेकिन देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि कुल सत्र 11 और विशेष सत्र सहित, तो भाई विशेष सत्र सहित पूछा है तो +1 एक विशेष सत्र भी तो होता, तो ये 12 होना चाहिए। तो इस नाते यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो बी ऑप्शन दिया है कि प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला, ये सही बात है। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला, ये भी सही बात है। और जो विशेष सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, ये भी सही बात है। तो देखिए इस टेस्ट सीरीज की खासियत कि मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मतलब कि इसकी पॉजिटिविटी बता रहा हूँ कि कितनी छोटी से छोटी जगहों पे इन्होंने गलतियों को रखा है जिससे कि आप कंफ्यूज हों। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं मित्रों, तो मेरा ये मानना है, मेरा दावा है कि आप ऐसे ही अपने एग्जाम में छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देते चलेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए 72 नंबर मतलब कि 72 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए चलिए हम विचार करते हैं भैया, क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये तो पहला पॉइंट कह रहा है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ये पहला वाला पॉइंट सही हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है मित्रों कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 24 जनवरी 1950 को अपनाया। बिल्कुल गलत बात है मित्रों, 24 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया, ये अपनाया गया था 12 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, कब अपनाया गया था, 12 जुलाई, सॉरी
देखिए, सॉरी 21 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, और 2019 पीसीएस में यह एग्जैक्ट क्वेश्चन बन चुका है। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन इसमें केवल सही होगा, मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए चलिए विचार कर लेते हैं अब हम लोग कि भाई क्या बात हो। पहला कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। बिल्कुल सत्य बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1949 को अपनाया। बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा मित्रों कि हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सभी का सभी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और हमारे भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी 24 जनवरी 1950 को ही बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन केवल ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं मित्रों। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि संविधान की संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर जो कथन दिए गए उस पर विचार कीजिए। आइए विचार कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है ना, तो यह गलत है। कभी भी देखिए, जब संविधान संशोधन रहेगा अगर उसमें गतिरोध हो रहा है तो इस पे संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के तहत जो इसकी अध्यक्षता करता है, ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया सकता। किसमें? संविधान संशोधन वाले अधिनियम पे दोनों सदनों को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ प्रावधान है दिया था तो ये गलत हो गया, नहीं है। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है मित्रों इसमें कि पारित संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति बाध्य होता है। तो याद रखिएगा मित्रों कि बिल्कुल राष्ट्रपति क्या होता है? बाध्य होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन 75 नंबर है मित्रों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण किया है? तो ग्रहण कौन सा प्रावधान किया है? तो इसमें 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। मतलब कि संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, उच्चतम न्यायालय के निचले स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण, ये सभी का सभी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है ना मित्रों, चलिए याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण नहीं किया है? याद रखिएगा, इस समय पीसीएस और आरओ में नहीं किया है शब्द बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि किया है सब कर लेते हैं, नहीं किए में आधा लोग आते हुए भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो नहीं को आप ऐसे गोल कर लिया करिएगा। ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण नहीं किया गया है। अब आइए एक एक ऑप्शन को हम मिलाते हैं। तो आप देखेंगे कि नीति निदेशक तत्व जो है मित्रों वो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है ना। प्रस्तावना की अगर हम बात करें आपसे तो याद रखिएगा मित्रों कि प्रस्तावना जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, मतलब किसी भाषा, लेकिन उसकी लेख पे आधार प्रस्तावना के ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन भाषा पे किसका है? अमेरिका का है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका का ही है। उप प्रधानमंत्री उच्च सदन का अधिकारी होगा, यह भी कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख और उपराष्ट्रपति उच्च सदन का अधिकारी होगा, ये सारी की सारी बातें और जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये सब का सब अमेरिका से लिया गया है। तो बस इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। 77 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 86वां संविधान संशोधन 2002 संबंधित है।
कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 संबंधित है। तो आइए देखते हैं भैया किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार भी इसमें सही होगा, नीति निर्देशक तत्व भी सही होगा और मौलिक कर्तव्य भी सही होगा। मतलब कि ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे क्या होता है। चलिए, 86वां संविधान संशोधन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 क जोड़ करके ये काम किया गया। ठीक ना, तो मूल अधिकार तो सही हो गया। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 45 में आप देखेंगे तो यहीं से निकाल करके इस बात को मूल अधिकार में जोड़ा गया, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में राज्यों को सिर्फ सलाह दी गई है और हर राज्य ऐसा कर नहीं रहे थे, इसी की वजह से इसको मूल अधिकार बनाया गया। तो कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व से भी इसका संबंध है। तीसरी चीज, उसी संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 में जब मौलिक कर्तव्य में भी 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा गया कि जब तक हर व्यक्ति का खुद का कर्तव्य नहीं होगा वो अपने मूल अधिकार की पहचान नहीं कर पाएगा। तो इसी नाते इसका तीनों से संबंध है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। 78 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के कनाडा से ग्रहण नहीं किया गया? नहीं को गोल कर लीजिए, कनाडा से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। अब आइए हम देखते हैं भैया कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए, पहला कह रहा है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो याद रखिएगा यह कनाडा से लिया गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र की हस्तांतरण, तो यह भी बात कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, यह भी कनाडा से लिया गया है। लेकिन जो गणतंत्र व्यवस्था है मित्रों, यह कनाडा से नहीं, यह फ्रांस से लिया गया है। ठीक है ना, तो गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सभी का सभी आपके फ्रांस से लिया गया है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ गलत हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है? तो आइए देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि समवर्ती सूची, तो बिल्कुल सत्य बात है, समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा कह रहा है व्यापार एवं वाणिज्य प्रबंधन समिति, तो यह भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण किया गया है। और तीसरा कह रहा है आपातकालीन उपबंध, तो याद रखिएगा आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, मतलब कि 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध है। अब यहाँ अधिक से अधिक बच्चे गलत मार देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अधिक से अधिक बच्चे गलत टिक कर देंगे। तो याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन मित्रों, यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ठीक है, आपको 3 इंपॉर्टेंट मैं संशोधन बता रहा हूं। देखिए 103, 104 और 105। ठीक है ना, ये 3 याद रखिएगा। 103वां जो था वो ये 2019 में आया, 104वां 2020 में आया और 105वां 2021 में आया था। अब मैं आपको क्रमशः बताता हूं कि यह क्या है। देखिए 103वां संविधान संशोधन EWS की बात करता है, जिसमें 10% आरक्षण की बात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग मतलब कि उच्च या सवर्ण वर्ग के गरीब लोगों को आर्थिक रूप से 10% आरक्षण की बात करता है। तो यह 103वां संविधान संशोधन जो है और 2019 में किया गया था, इससे संबंधित है। अब आइए 104वां संविधान संशोधन 2020 जो है वो किससे संबंधित है? तो आपने इसमें देखा होगा मित्रों कि ST के जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको सीटों को हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियन को हटाया गया है कि लोकसभा से और हर राज्य की विधानसभा से उनकी सीट हटाया गया 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा।
ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता तो सिर्फ अधिकतर बच्चे लोकसभा के ही जान रहे होंगे, राज्य विधानसभा में नहीं जान रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया तो अब आप जान जाइए। और 105वां अगर संविधान संशोधन 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा वर्ग की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, मतलब किसमें जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की बात की गई है 105वां संविधान संशोधन 2021 के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो इसे याद रखिएगा, ये तीनों का तीनों संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 81 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो आपको पता होगा कि भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, मतलब कि यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ और ऑप्शन को देख लेते हैं। भाग 2 की बात करें तो ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। चलिए 82 नंबर प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा सम्मिलित करता है। ठीक है ना। अब आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट दे दूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो मित्रों आप लोगों को आर्टिकल 12 पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। ठीक है ना। 12 जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो यह मूल अधिकार से संबंधित जो राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन लोग मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, ये उसमें इनकी परिभाषा दी गई है, उनको शामिल किया गया है। मैं आपको सिंपल सी बात एक आपको बता दूं कि राष्ट्रपति से लेकर के एक निचले स्तर तक का चपरासी या कोई भी अर्ध सरकारी कंपनी हो जिस पे सरकार का ठप्पा बस लग गया हो, वो सभी का सभी राज्य की परिभाषा में आएंगे। याद रखिएगा, यही सिंपल सा एकदम गंवार वाली भाषा में मैं आपको एकदम बता रहा हूं, आपको पकड़ने का तरीका रटना नहीं है। राष्ट्रपति से लेके सामान्य सा चपरासी जिसके ऊपर सरकारी ठप्पा लगा है, कोई भी ऐसी कंपनी जो सरकारी है या अर्ध सरकारी है या सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है, ये सभी के सभी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आएंगे। ये मैं अपना खुद का व्यू आपको बता रहा हूं, किसी किताब में आपको लिखा हुआ ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें 10 नाम दे देगा, आप रटते रह जाओगे। अब आपको चलो पहचान कराते हैं कि भैया अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अब इस ऑप्शन में से कौन कौन आएगा। चलिए वैसे तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, 1 2 तीनों के तीनों आएंगे। अब देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। पहला कह रहा है केंद्र सरकार। आप एक बात बताइए कि जो सरकार है वो भी तो कहीं ना कहीं राज्य की परिभाषा में आएगी। अभी मैंने आपसे बताया सरकार गवर्नमेंट है, तो स्वाभाविक सी बात है ये राज्य की परिभाषा में आएगी। ये किसी के मूल अधिकार का हनन करेगी तो इसके पे कार्रवाई होगी। दूसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल, अगर किसी राज्य की भी सरकार है तो वो भी इसमें आएगी। चलिए 2 चीज़ तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन तीसरी बात यहाँ इसने कंफ्यूज कर दिया कि गैर संवैधानिक प्राधिकरण। अब मित्रों याद रखिएगा, जब आप कॉन्सेप्ट को कभी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें संविधान में कुछ संस्था प्राधिकरण बना के ही दिए गए, जैसे वित्त संस्था, इस तरह की जो भी निर्वाचन आयोग, तो ये सब जो है ये संवैधानिक संस्था कहलाते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि कुछ संस्था बाद में बने जिनको हम बोलते हैं सांविधिक संस्था। ठीक ना, मतलब कि संसद के द्वारा बनाया गया संस्था। तो एक बात बताइए कि अगर हमारे संविधान में कोई संस्था मान लीजिए नहीं शामिल है तो वो तो ऑलरेडी आएगी ही आएगी इस राज्य के अधीन। लेकिन गैर संवैधानिक संस्था प्राधिकरण मतलब कि सांविधिक रूप से भी तो वो बन सकता है बाद में, तो कहीं ना कहीं सरकार ने बनाया तो वो भी आएगा कि नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इस नाते याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें LIC आ जाएगा, ONGC आ जाएगा, सेल आ जाएगा, ऐसी ऐसी कंपनियां आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये तीनों का तीनों जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 13। ठीक है, अब आइए यहाँ पे भी फिर कॉन्सेप्ट आपको बता दें। अगर आपने अनुच्छेद 13 पढ़ा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है,
अब देखिए, पृथक्करण का सिद्धांत ये होता है कि कोई कानून बनाया जा रहा है अगर वर्तमान में, तो वो हमारे हाथ में है। अगर उसमें मान लीजिए जैसे कि कृषि विवाद अधिनियम जो आया था, उसमें 5 पॉइंट सपोज करिए दिया गया था। अब उस 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट गलत निकले और न्यायालय ने समीक्षा किया तो पता चला कि सरकार ने यहाँ गलती की है, 2 ही पॉइंट सही हैं। तो तुरंत न्यायालय आर्टिकल 13 के तहत क्या करेगी, पृथक्करण का सिद्धांत लगाएगी और उस 3 जो खंड होंगे उसको कैंसिल कर देगी, बाकी 2 को कहेगी आप लागू रखिए, या कहेगी कि उस 3 को सुधारिए। ठीक ना। दूसरी चीज, आच्छादन का सिद्धांत, जिसको ग्रहण का सिद्धांत बोलते हैं, ये भी आर्टिकल 13 के ही अधीन बोला गया। अब इसमें मान लीजिए कि जो कानून को, जो भी चीज़ों को हम कहीं से ग्रहण किए हैं, जैसे मान लीजिए आईपीसी, इंडियन पिनल कोड को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू उठा लिया। अब सपोज करिए कि अगर हम किसी की बनाई हुई किताब को ले आते हैं, तो अब उसमें हमें जितना ज़रूरत होगा उतना ही तो पढ़ेंगे, जितना नहीं जरूरत होगा उतने पेज पे हम क्या कर देंगे, ग्रहण लगा देंगे। और भविष्य में हो सकता है जरूरत के साथ अगर उस पेज की हमें जरूरत पड़े तो ग्रहण हटा लेंगे। तो यही होता है आच्छादन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। मतलब कि आर्टिकल 13 आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत की बात करता है और पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत तो वर्तमान में हम लगा सकते हैं कि कोई कानून बन रहा है तो उससे हम काट पीट के सही गलत कर सकते हैं, लेकिन आच्छादन का सिद्धांत वहां न्यायालय लगाता है जहां पहले से ही हमने किसी चीज को ले रखा है और उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। अब किसी किताब को अब फाड़ के अलग अलग करेंगे तो वो तो रद्दी हो जाएगा, तो इसलिए उतने पन्ने पे क्या करेंगे, ग्रहण लगा देंगे। और ऐसा न्यायालय बोलेगा कि भविष्य के साथ जब जरूरत होगी तब वो धीरे धीरे एक एक पॉइंट खुलते रहेगा। ठीक है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आईपीसी में 10 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमें लग रहा है कि आज वर्तमान समय के अनुसार 1 2 3 जो पॉइंट है ये हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो इन तीनों पॉइंट पे आच्छादन का सिद्धांत मतलब कि ग्रहण लग जाएगा, बाकी 4 5 6 7 8 9 10 को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है ग्रहण का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा, 1 2 3। अब आ जाइए, चलिए ये तो आपने 13 की बात की। अब आइए कि भैया न्यायिक समीक्षा, मतलब कि न्यायालय इस पर समीक्षा कर सकता है। तो आपने देखा होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात अगर हम करें तो यह रीट दायर करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को देती है। तो कहीं ना कहीं किसी के भी मूल अधिकार का हनन हो या कोई भी रीट दायर होता है तो न्यायालय क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी उसमें। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 32 भी सही हो जाएगा। तीसरी बात कह रहा है मित्रों इसमें कि अब जैसे देखिए कि न्यायालय को समीक्षा करने की शक्ति 1 2, ऑप्शन 1 2 यहां सही हो गया। लेकिन तीसरी बात, अब अनुच्छेद 51 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता जो होगा विदेश नीति से संबंधित है, तो ये राज्य की नीति निषेधक तत्व में आएगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है ना। चलिए 84 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत है। तो भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत अगर आप देखेंगे तो क्या होगा भैया, तो याद रखिएगा कि आप जब कभी भी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग शुरू होता है, ये नहीं कभी शुरू होता है कि हम भारत के नागरिक, तो हम भारत के लोग होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला 85 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं मित्रों। तो याद रखिएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारतीय संविधान राज्य के द्वारा विभेद का प्रतिषेध करता है। तो जब आपने राज्य के द्वारा विभेद पर प्रतिषेध, मतलब कि यह आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। आपने जब आर्टिकल 15 को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद की मनाही होगी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपसे सीधे ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 15 है वो किस किस आधार पे मनाही करता है। तो याद रखिएगा किस किस आधार पे करेगा, तो 1 और 2 मतलब कि मूल वंश और जन्म स्थान। निवास स्थान पे आर्टिकल 15
क्या करेगा, मनाही नहीं करता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद करते हैं तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन याद रखिएगा कि आर्टिकल 16 वही कहता है कि अवसर की समानता होगी, तो उसमें ये सारे के सारे पॉइंट होंगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, लेकिन एक पॉइंट उसमें ये जुड़ जाएगा, निवास स्थान। मतलब कि इतने पॉइंट के आधार पर अवसर की समानता, मतलब कि किसी को भी नौकरी में हम विभेद नहीं करेंगे, ठीक है ना। यही यहाँ पे अंतर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं। अब जब आप थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे तो ये ऐसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं, और अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछने की यूपीपीसीएस का ट्रेंड बन गया है, ठीक है ना। अब वो वन लाइनर क्वेश्चन का जमाना चला गया, तो कोई नहीं, चलिए आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 16 एक कह रहा है कि नियोजन संबंधित विषय में अवसर की समता, तो यह बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा कह रहा है कि 16(3) कहता है कि नियोजन के संबंध में विभेद से प्रतिषेध, ठीक है ना, तो याद रखिएगा यह गलत बात है। और अनुच्छेद 16(4) का कह रहा है नियुक्ति के लिए आरक्षण, यह भी गलत बात है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं, आपको बता भी देते हैं कि 16 में कितने सब कैटेगरी हैं। तो देखिए 16 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 16(4) क है। आप बस सुन लीजिएगा। देखिए 16(1) क्या कहता है मित्रों कि राज्य के अधीन अगर किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित अगर कोई विषय है तो उस पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होगा, ठीक है। 16(2) क्या कहता है मित्रों कि अगर राज्य के अधीन किसी भी मतलब कि नियोजन मतलब नौकरी में अगर हम धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ, ये 16(2) कहता है। 16(3) क्या कहता है मित्रों, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें जैसे कि सपोज कर लीजिए कि 16(3) क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल बता रहा, मान लीजिए कोई आदिवासी क्षेत्र है, सपोज करिए वहाँ की किसी नौकरी का फॉर्म निकलता है, तो वहाँ पे राज्य क्या कर सकती है, इसमें मतलब कि उस एक वरीयता लागू कर सकती है, एक मतलब कि एक कैटेगराइज कर सकती है। वहाँ सभी व्यक्तियों को नियुक्ति की अनुमति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। पता चले कि अंडमान निकोबार पे कोई आदिवासी समूह है और उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति चला जाए तो कैसे हैंडल करेगा। तो इस नाते 16(3) में ये बात कही गई है कि अगर किसी विशेष आरक्षित क्षेत्र के लिए राज्य आरक्षण का वहाँ पे प्रावधान विशेष लोगों के लिए कर सकता है। और 16(4) क्या कह रहा है मित्रों, याद रखिएगा कि जो भी राज्य के पिछड़े नागरिक होंगे, अगर उनको देखेगा राज्य कि उनका प्रतिनिधित्व अगर एक तरह से सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान वहाँ पे करेगा, ठीक है ना, राज्य, ठीक है। चौथा 4(क) क्या कह रहा है कि अगर देखेगा कि किसी भी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि राज्य में अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब का प्रतिनिधित्व तो पर्याप्त नहीं है और मतलब कि और सेवाओं में, तो उनमें उनको आरक्षण तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, लेकिन उनको प्रोन्नति का आरक्षण यहाँ दिया जाएगा, मतलब कि उनको प्रमोशन का आरक्षण दिया जाएगा। और वो प्रमोशन का आरक्षण परिणामिक ज्येष्ठता के आधार पर दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 4(क) कह रहा है, ठीक है ना, मतलब कि 16(4)क। तो इतनी बातें यहाँ से कही गई हैं। चलिए अगला चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता से अंत से संबंधित है, बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। दूसरा कह रहा है अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो यह बिल्कुल सत्य बात है। जो अस्पृश्यता शब्द लिखा गया है इसको संविधान में लिखा ही नहीं गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस न्याय का उल्लेख नहीं है।
तो प्रस्तावना में पूछ रहा है कि किस न्याय का उल्लेख नहीं है। तो आप देखेंगे जब पढ़ते हैं कि हम सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन कहीं पे भी हम धार्मिक न्याय की बात नहीं पढ़ते हैं। तो कौन कौन से न्याय है प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। कह रहा है कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि अनुच्छेद 19 की यह बात कर रहा है। ठीक है ना? तो आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि 19(1), 19(2), 19(3) ऐसे करते हुए 19(7) तक मूल संविधान में था। ठीक है ना? ये आपको एक बस सिनाप्सिस बता रहा हूं। अब यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है इसके अंतर्गत मूलतः 6 मूल अधिकार थे। मूलतः का मतलब हो रहा है कि जब शुरू शुरू में यह आया तो 6 मूल अधिकार थे। तो गलत बात है। 19 के अंतर्गत 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से एक मूल अधिकार को बाद में क्या किया गया? हटा दिया गया। और वो कौन सा मूल अधिकार था? तो संपत्ति का जो अधिकार वाला था उसको हटा दिया गया। ठीक है ना? और कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। तो मूलतः मतलब कि मूल संविधान में तो 7 थे, हटाया गया एक को कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कौन सा? संपत्ति के कानून को। और उसको कहां रखा गया? अनुच्छेद 300 क में रखा गया। दूसरा कह रहा है कि संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो यह भी गलत बात है। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। अब देख रहे हैं, अगर आप किताब को पढ़े होंगे एक बार तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे एग्जाम आपके कॉन्सेप्ट की डिमांड कर रहा है, याद रखिएगा। घटना चक्र को भी अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो उससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस वाले क्वेश्चन में डी सही हो जाएगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों नहीं सही था। अब आइए 90 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया है? अब आ जाइए, ये बहुत डीप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। चलिए देखते हैं। यहां बात कर रहा है, ये 19(1)(a) की बात कर रहा है, मतलब 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात कर रहा है। मतलब ये पढ़ने का एक तरीका है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। इंटरव्यू वगैरह में भी अगर आप जाइएगा तो ऐसे ही आपको बोलना है। या तो हिंदी में आप क्या बोलेंगे? 19 खंड 1 का उपखंड ए, या इंग्लिश में 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक ना? 19(1)(a) लड़के बोल देते हैं, ये गलत तरीका है, गलत मैनर है ये बोलने का। किसी भी चीज को बोलने का तरीका होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है? अब ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात कर रहा है और कह रहा है कि इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन से इसमें से शामिल है। आप इसमें 2 चीजें जान रहे होंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, और अपने विचारों को प्रसारित करने का स्वतंत्रता। ये तो आपको 2 चीजें पता होगा। और प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है? अब यहां इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो याद रखिएगा कि व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता क्या ये है? तो मित्रों याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी अगर किसी व्यवसाय की अगर प्रचार कर रहे हैं किसी का भी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज करिएगा कोई आप बैनर पोस्टर लगा है तो वो बैनर एक अभिव्यक्ति कर रहा है ना। अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप बोल के करें, आप इशारों से भी तो अभिव्यक्ति करते हैं। तो वो बैनर क्या करता है? जब बैनर को आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो बैनर आपको अभिव्यक्ति कर रहा है कि अच्छा ये प्रचार किया जा रहा है, ऐसा 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 है। मान लीजिए कहीं चाय की दुकान खुली, उसमें लिखा कि आज 1 रुपए कप चाय मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं बिना बोले आपको अभिव्यक्ति किया कि नहीं किया? तो ये आएगा कि नहीं आएगा इसके अंतर्गत? थोड़ा सा इलिमिनेट करके पढ़िए बस, तो ये बिल्कुल इसमें आएगा। अब आइए देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार। तो एक बात बताइए, आपको सूचना के अधिकार के तहत जो कि ये आर्डर दिया गया है कि आप किसी भी सरकारी गतिविधि की सूचना को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका एक अभिव्यक्ति है, जानने की मेरी इच्छा है कि भाई क्या ऐसे गतिविधि हो रही है, आप उसका सूचना के अधिकार के तहत आप दायर करिए।
तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। अब तीसरा कह रहा है मित्रों हड़ताल का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि आप जब 19 का सब क्लॉज पढ़ेंगे तो 19(1)(c) में जब आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की बात कही गई है, न कि प्रदर्शन करने की बात की गई है, न कि हड़ताल करने की बात की गई। मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको विरोधाभास कुछ नहीं करना है, शांति से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ से सही हो गई। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिनको पता होगा उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझा दिया करूँ। थोड़ा सा वीडियो मित्रों काफ़ी लेंथी हो जाता है समझाने के चक्कर में, और समय हम लोग के पास बहुत कम है, मुझे भी कई काम होते हैं, तो इस नाते थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। बाकी आपको कहीं नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको फिर से आपको कमेंट बॉक्स में समझाऊँगा, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का आधार नहीं है। कह रहा है कि जब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पे इनमें से कौन सा प्रतिबंध का आधार नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि न्यायालय की अवमानना ये भी नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट, न्यायालय की अवमानना प्रतिबंध का आधार नहीं है पूछा है, ठीक है ना। न्यायालय की अवमानना, तो इसमें सभी के सभी होंगे, ठीक है ना मित्रों, सभी के सभी होंगे, ठीक है। अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तो भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विदेशी राज्यों से अगर आप मित्रवत संबंध भी रखते हैं तब भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और नैतिकता की स्थापना अगर कहीं करनी हो तो भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसमें पूछा है कि प्रतिबंध का आधार नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब में से कोई नहीं, मतलब सभी का सभी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द आशय समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति से है। तो याद रखिएगा ये आपसे एकदम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें बी सही हो जाएगा, समता। जैसे कि मित्रों आप जब आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। जब आप विधि के समक्ष समानता को पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है, सभी व्यक्ति एक बराबर हैं कानून के दायरे में। मतलब कि मुकेश अंबानी है वो भी हत्या करेंगे जेल जाएंगे, एक गरीब व्यक्ति है हत्या करेगा जेल जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय को हटा दीजिए कि पैसा खिला करके जो भी सारी चीज़ें भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इधर उधर करके 3-5 करके छुड़ा लेते हैं, लेकिन हम संविधान की दृष्टि से देखें तो संविधान में आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता किसी को भी विशेषाधिकार नहीं देता है। और यहाँ वही बात पूछा है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, तो ये समानता में, ठीक है ना। याद रखिएगा, देखिए आपसे कितना डीप जा करके इन्होंने क्वेश्चन को पूछ लिया है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 93 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल का आधार है, ठीक है। तो आइए पहले इसमें हम आपको बताते हैं सही कौन सा होगा। तो केवल एक, मतलब कि बाह्य आक्रमण, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर सपोज करिए कि आपने देखा होगा कि 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लगता है तो अनुच्छेद 358 जो होता है इसके अनुसार अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः निलंबित हो जाता था, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल में याद रखिएगा कि या तो बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 19 जो था ये स्वतः खुद ही खत्म हो जाता था अगर ऐसी कभी स्थिति आती थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या किया गया
कि जो अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता है तभी निलंबित की जाएगी जब कोई युद्ध या बाह्य आक्रमण हुआ हो या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो तभी। मतलब कि सिर्फ कहने का मतलब कि कोई भी छोटा मोटा घटना हो जाए तो तुरंत हम 19 को प्रतिबंध नहीं करेंगे। मतलब या तो राष्ट्र के अंदर बड़े लेवल का कुछ बात हुई हो या कोई बाह्य आक्रमण किसी देश के द्वारा हुआ तब हम अनुच्छेद 19 को बंद कर सकते थे। पहले किसी भी चीज़ में अनुच्छेद 19 स्वतः 358 के तहत बंद हो जाता था, लेकिन अब क्या है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये किया गया है कि भैया अगर देखा जाएगा कि स्थिति सशस्त्र विद्रोह की है, मतलब आंतरिक विद्रोह की हो रही है बड़े लेवल पे, या बाह्य आक्रमण हो रहा है, तभी यह बंद किया जाएगा। बाकी स्थितियों में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बंद नहीं करेंगे। ठीक है। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित है। अब आप देखिए अनुच्छेद 20 को पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि अपराध दोष सिद्धि संरक्षण की बात करता है, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें 1 2 3 के क्या क्या इसकी कैटेगरी होती है ये पूरा बताया है। 20(1) क्या कहता है, 20(2) क्या कहता है, और 20(3) क्या कहता है। ठीक ना। और उसी को इन्होंने स्टेटमेंट में रख दिया है आगे पीछे। आइए देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि केवल जो 3 है वही सही मिल रहा है कि मतलब 20(3) कहता है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ठीक है ना। चलिए इसमें तो केवल सी सही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अब बताऊं 20(1), 20(2), 20(3) क्या कहता है। देखिए सबसे पहले जानिए कि अनुच्छेद 20 जो मूल अधिकार में है ये कहता है कि अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसके दोष सिद्धि से संरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। क्या क्या किया गया, तो 20(1) ये कहता है मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति जिस समय जो भी अपराध किया है उसी समय के अनुसार उसको क्या होगा, सजा मिलेगा। सपोज करिए कि अगर मान लीजिए राम ने 2015 में हत्या की थी और श्याम ने 2017 में हत्या की, तो राम ने जब 2015 में हत्या की तो 10 साल की सजा थी, और जब 2017 में सरकार ने संशोधन करके इसको 5 साल की सजा कर दिया, तो श्याम जब वही अपराध किया तो 5 साल की सजा सुनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिस समय, अनुच्छेद 20(1) ये कहता है कि जिस समय वो जो अपराध किया है उसी समय के मतलब कि सजा को वो काटेगा। ठीक है ना। भले ही 1 साल बाद वो सजा का प्रावधान कम कर दिया तो उसका सजा का प्रावधान कम नहीं होगा, उसका सजा का प्रावधान कोई पुराना वाला ही होगा। समझ गए होंगे। 20(2) क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार सजा प्राप्त कर लिया है तो उसको दोबारा सजा देने का प्रावधान नहीं है। और 20(3) क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अपने ही विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है। मतलब कि कोई भी दरोगा या अधिकारी मार पीट करके उसको अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए कितने हम लोग को संरक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या था कि ऊपर वाले का नीचे वाला होगा और नीचे वाले का ऊपर वाला होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, इस नाते दोनों गलत हो गया था, बाकी के बाकी सब सही है। ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो याद रखिएगा कि हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, और कौन कौन सी तो आपको पता ही होगा मित्रों कि कौन कौन सा है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। चलिए आगे चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 की व्याख्या में समाविष्ट किया गया। देखिए आपसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखिए मैं अभी आपको लगभग 96 नंबर क्वेश्चन पे 60 से स्टार्ट किया, 52 मिनट हो गए। ठीक है। कितना आराम आराम से चल रहा हूँ, फास्ट मुझे नहीं चलना है, मुझे आपके साथ ईमानदारी बरतना है। ठीक है। भले ही कई वीडियो बनाना पड़े। आइए देखते हैं। 96 नंबर कह रहा है कि भैया अनुच्छेद 21 के तहत इनमें से कौन कौन से शामिल हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब कि सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है, एकांतता का अधिकार भी शामिल होगा, और नींद का अधिकार भी शामिल होगा। अगर मैं इस पे आपको बताऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मतलब इस पे समझिए एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा।
तो इस नाते थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनुच्छेद 21 को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें समय समय पर जरूरत पड़ने पर न्यायालय अनुच्छेद 21 में चीज़ों को डालते जाती है। बस याद रखिएगा कि जिस चीज़ से भी आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है वो अनुच्छेद 21 में आएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, यहीं से हम आपको तर्क दे देते हैं, सूचना का अधिकार है। आप कोई व्यक्ति कह रहा है हमें सूचना चाहिए, सूचना नहीं मिल रहा, हो सकता है उसके लिए कुछ ऐसी सूचना जरूरत हो कि भैया वो नहीं मिलेगा तो मर जाए, कहीं ना कहीं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पे आया। एकांतता का अधिकार हो गया, नींद का अधिकार हो गया। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नींद नहीं ले पा रहा है सही से, तो कहीं ना कहीं मरने के करीब गया कि नहीं गया। तो जब आप अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बाबा रामदेव वाला जो केस हुआ था जिसमें वो साड़ी पहन करके भागे, उसमें निद्रा का अधिकार उसी समय न्यायालय ने सुनाया था कि आप हंगामा नहीं कर सकते। इसीलिए आप शादी विवाह में देखते होंगे कि रात में 10 बजे के बाद डीजे को या तो बंद करा दिया जाता है या तो स्लो करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत और लोगों के नींद का हनन हो रहा है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति को नींद का अधिकार है, क्योंकि व्यक्ति सोएगा नहीं तो फिर उसका माइंड सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। बाकी 97 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बाकी मित्रों, मेरी क्लास भी चलती है, अगर किसी को मतलब कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास वगैरह ज़रूरत होगी तो वो बिल्कुल मेरे नंबर 7905451296 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको विद कॉन्सेप्ट आपको पूरी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे परीक्षा में आपको क्या करना है। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट होंगे वो आएंगे, लगभग मैं इस 12 जून के बाद फिर से एक नया बैच स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा वो, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा कि यह 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात है, ठीक है ना। अब आइए हम देख लेते हैं क्या होता है। एक्चुअली में क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 359 अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है वो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित अब नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि इसके पूर्व क्या मतलब कि ऐसा प्रावधान था कि जब भी आर्टिकल 359 के अंतर्गत क्या होता था कि मूल अधिकार जो न्यायालय समझे उसे क्या कर सकता था, बंद कर सकता था। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 20 और 21 अनुच्छेद 359 के तहत क्या होंगे, प्रतिबंधित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। तो अभी मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है, बिल्कुल गलत, ये तो नागरिकों की बात करता है। दूसरा कह रहा है यह गैर न्यायिक है, बिल्कुल। प्रस्तावना जो है मित्रों यही सही हो जाएगा, यह गैर न्यायिक है। प्रस्तावना है वो संविधान का हमारे क्या है, एक समरी है। समरी समझते हैं, समरी। अगर आप संविधान नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आप उसको समझ जाएंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें होंगी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो याद रखिएगा चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तीसरी बात कह रहा है कि यह विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करती है, बिल्कुल गलत। विधायिका कहाँ से आ जाएगी भैया, ये तो नागरिकों की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यह गैर न्यायिक, मतलब इस पे ये सिर्फ समरी हमारे संविधान का, इस पे ना कोई चुनौती दी जा सकती है, ना ये किसी कार्यपालिका या विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना प्रतिबंध आरोपित करती है। आपने कहीं देखा है, आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संपन्न, आप ऐसे पूरा समझते जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या से हमारे न्याय होंगे, कैसी हमारी स्वतंत्रता होगी, ये बताता है, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसे भारत में निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है
को सलाहकार बोर्ड की सलाह से बिना अधिकतम कितने समय तक बंदी रखा जा सकता है। तो निवारक निरोध मतलब होता है कि नज़रबंदी में अगर किसी को हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको अधिक से अधिक, जैसे किसी पे हमको संदेह हुआ और उसे हम गिरफ्तार कर लिए, तो स्वाभाविक सी बात है उसके भी तो मूल अधिकार, उसके भी तो कुछ मानवाधिकार हैं, तो उसको हम संदेह की दृष्टि से चलो गिरफ्तार तो कर लिए, लेकिन अधिक से अधिक याद रखिएगा 2 माह से अधिक मतलब कि 60 दिन से अधिक हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमको इस 2 माह या 60 दिन में लगता है कि इसी व्यक्ति का संदेह अगर हमें लगता है कि हाँ यही हो सकता है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक विशेष क्या बोलते हैं उसको, देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, मंडल गठित किया जाता है और वो सदस्य फिर इस डेट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो किसी के भी मानवाधिकार का उल्लंघन न हो, किसी के भी मतलब कि मूल अधिकार का उल्लंघन न हो, इसके नाते किया जाता है। मान लीजिए हमको जिस पे डाउट हुआ, मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, तो फिर उसको हम फोकट का थोड़ी ना जेल में रखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये हो गया। और याद रखिएगा 101 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा यह संसद को शक्ति प्रदान करा जाता है। आप याद रखिएगा अनुच्छेद 3 क्या कहता है मित्रों, तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी भी राज्य को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाया जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य की नाम को बदला जा सकता है, और ये सारा का सारा काम कौन करेगा, तो ये करेगा संसद। और याद रखिएगा इसकी एक प्रक्रिया होती है कि संसद उस राज्य के विधानमंडल को जिसमें भी संशोधन इस तरह की चीज़ों में से किसी में भी करना है 14 दिन पहले भेजता है और उनसे एक अनुमति मांगता है, लेकिन संसद इन पे राज्य विधानमंडल की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश को हमको बांटना है और संसद ने इनके पास एक लिस्ट भेजा कि मैं आपके राज्य को 4 भागों में बांट रहा हूं क्योंकि ज़रूरत है, और उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने बोला कि नहीं हम नहीं चाहते हैं, तो यहाँ संसद उनकी बात मानने को बाध्य नहीं होता है। तो यह अनुच्छेद 3 कहता है, तो याद रखिएगा। और यहीं पे मित्रों मैं आपको बता दूं कि यहीं पे मैं आपको ये जो सीरीज है लगभग यह देखिए 1 घंटे का हो गया, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा और भी कुछ काम है, और मैं जल्द ही आपको फिर से एक और वीडियो बना करके बाकी के 50 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो यहीं पे हम इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा प्रयास, तो बिल्कुल बताइएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और बाकी जिन लोगों को भी कुछ भी सलाह लेना है वो मेरे नंबर 7905451296 पर आप बात कर सकते हैं और अपनी बात को बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए, जय हिंद। यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।